नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेंढक 2016 का जो पेपर है। किस तरीके से इसमें नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे और टेक्निकल क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन था, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी पर समकोणीय है, जिसमें एसी बराबर 13 यूनिट दिया है, बीसी बराबर 12 यूनिट दिया है और सी का जो कोण होगा वो थीटा कोण होगा। और हमको निकालना क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। तो इस तरीके के प्रश्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जैसे हम प्रश्न को समझ पा रहे हैं, ये प्रश्न होगा प्रश्न दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इस तरीके से समकोण त्रिभुज होगा, इसमें ए बी और सी, ये सी दिया है। तो ए सी का मान कितना दिया है हमको, 13 यूनिट दिया है। बी सी का मान दिया है हमको 12 यूनिट दिया है, 12 यूनिट दिया है। और क्या बोल रहा है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है। साइन कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार बटे कर्ण, जिसका हमको वैल्यू दी गई है। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ए बी बटे बी सी, जो कि हमको ए बी का मान नहीं दिया गया है। तो इसको निकालने के हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले ए बी का लंब का मान निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो क्या कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग होगा 169, 13 का स्कोर करेंगे 169, 12 का स्कोर करेंगे 144, और आधार लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण में से आधार को घटा देंगे। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 25, जो कि 25 एक वर्गमूल होगा। इसका वर्ग निकालने के लिए वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका वर्ग कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। अब तीन वैल्यू को क्या करेंगे हम, इस जो क्वेश्चन में निकालना है हमको, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें पुट कर देंगे। तो कर्ण का वर्ग आधार लंब पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, आधार का स्क्वायर बोला है, आधार कितना दिया है हमको, आधार दिया है हमको 12 दिया है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 बटे, अब आधार तो हो गया, आधार के बाद आएगा हमारा कर्ण, कर्ण का वर्ग पूछा है 13, 13 का स्कोर करेंगे कितना जाएगा हमारा, 13 का जाएगा यहाँ पर 169, 13 का निकालेंगे हमको 169 आएगा, माइनस का माइनस कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बोला है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है हमको, 5, 5 का वर्ग करेंगे या कितना जाएगा, 25 बटे कर्ण दिया है लंब, साइन साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दी है हमको, 13, 13 का स्कोर करेंगे कितना जाएगा, 169, 169 जाएगा। इन दोनों को एलसीएम देंगे कितना जाएगा, 169, हर में जाएगा 169 और अंश में कितना हो जाएगा, 140 में से 25 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 119। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा उच्च ऊर्जा परावैंगनी विकिरण से विभाजित होता है। तो कौन सा विभाजित होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओजोन परत, परावैंगनी विकिरण ओजोन की बात कर रहा है, ओजोन परत की, ओजोन का मान कितना होता है, O3 होता है। तो O3 जो परावैंगनी विकिरणों से कौन विभाजित होता है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में कूल्हा नामक नहर की स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी। कूल्हा का क्या तात्पर्य होता है, कूल्हा का तात्पर्य होता है मानव द्वारा निर्मित नहर। अगला क्वेश्चन है, अगर एक त्रिकोण के निर्देशांक 7:7:6 है तो दो सिराओं बिंदुओं के निर्देशांक 7, 8 और 10, 12 है, तो इसके तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4, 5। अगला क्वेश्चन है, यदि हम बेंगलुरु के लिए बस अड्डे से 3 टिकट मल्लेश्वरम की ओर और 5 टिकट यशवंतपुर की लेते हैं तो कुल कीमत होती है 74 रुपए। लेकिन यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम और 3 टिकट यशवंतपुर की लेते हैं तो कुल कीमत 46 रुपए होती है। बस अड्डे से क्रमशः मल्लेश्वरम और यशवंतपुर का भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई को क्रमशः मल्लेश्वरम और यशवंतपुर का भाड़ा मानकर चलें। इस तरीके से प्रश्न करने के लिए क्या करते हैं हम, इसने बोला है मल्लेश्वरम और यशवंतपुर को एक्स और वाई मानकर चलें, एक्स और वाई मानकर चलें। तो 3x
3x धन 5y बराबर कितना बोल रहा है, ये 74 बोल रहा है। अगला अगला अगली लाइन क्या बोल रही है कि 2 टिकट मल्लेश्वरमपुरम की, मतलब कि 2x धन 3y बराबर 46। अब यहाँ पर इसको हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे, तो इसमें x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 2 का गुणा इस पूरी सीरीज में कर देंगे और इस 3 का गुणा इस पूरी सीरीज में कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा और y बराबर 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करते हैं। बिजली के विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए किस ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पंखा हो गया, मोटर हो गई, कोई भी चीज बिजली से जो चल रही है, किस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिया है एक यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। डायनामो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी प्रकार ध्वनि ऊर्जा जो होती है, ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन जो होता है विद्युत ऊर्जा को, माइक्रोफोन जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घटक जैविक है। जैविक घटक को पहचानना हमको, तो जैविक घटक कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कमल। कमल एक जैविक घटक है। तापमान कोई जैविक घटक नहीं है, मिट्टी खनिज जैविक घटक नहीं है, वर्षा जैविक घटक नहीं है। जो जिसका अपशिष्ट होता है उसको कहते हैं जैविक घटक, तो जैविक घटक में क्या जाएगा, कमल। अगला क्वेश्चन है, अंकगणितीय अनुक्रम श्रेणी निर्धारित करें जिसकी दूसरी संख्या 7, चौथी संख्या 15 है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन से करेंगे हम, इसमें बोला दूसरी संख्या 7 और चौथी संख्या 15 है, लेकिन अनुक्रम निर्धारित करना है, श्रेणी क्रम। तो सभी में इसमें क्या ऑप्शन में दिया है, 7 दूसरी संख्या है और 15 चौथी संख्या है। पर पहला यदि ऑप्शन देखें हम, तो पहला ऑप्शन देखें, 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। लेकिन 14 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ये किसी प्रकार से श्रेणी को निर्धारित नहीं करता है। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 7 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये भी किसी प्रकार से श्रेणी निर्धारित नहीं कर रहा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। और 7 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है यहाँ भी। और 11 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है। इस प्रकार ये जो है तीसरा ऑप्शन जो है हमारा, तीसरा ऑप्शन जो है श्रेणी निर्धारित कर रहा है, और जिसमें दूसरी संख्या 7 है और चौथी संख्या 15 है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किन परिस्थितियों में बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्पादन होता है। तो किन परिस्थितियों में बड़ी मात्रा में होता है, अवायवीय अवस्था में हमारा बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्पादन होता है। मीथेन गैस कहाँ मिलती है, मंगल ग्रह में भी हमें मीथेन गैस मिलती है। और सीएनजी में भी सीएनजी का मुख्य अपघटक क्या होता है, मीथेन गैस होती है सीएनजी का मुख्य अपघटक। उसी प्रकार एलपीजी का मुख्य अपघटक क्या होता है, एलपीजी का मुख्य अपघटक होता है बी और पी। बी और पी मतलब बी से बन गया ब्यूटेन और पी से बन गया प्रोपेन। तो एलपीजी का मुख्य अपघटक क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और मीथेन का मुख्य उत्पादन किया जाता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है अवायवीय अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 कर्मचारी किसी कार्य को 36 घंटे में करते हैं, 20 कर्मचारी किसी काम को 36 घंटे में करते हैं, तो 30 कर्मचारी उसी कार्य को कितने घंटे में करेंगे। तो इसका राइट आंसर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 20 कर्मचारी इंटू 36 इजिकल टू, अब ये जितना काम करेंगे उतना ही काम कितने लोग करेंगे, 30 कर्मचारी करेंगे, गुणित यहाँ दिन लिख दो, तो दिन को मान लेते x। तो एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24। तो x बराबर कितना जाएगा हमारा, 24 घंटे। तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, कितना समय लेंगे, 24 घंटे लेंगे इसी काम को करने के लिए। जिस काम को 20 कर्मचारी 36 घंटे में कर रहे हैं, उसी काम को करने के लिए 30 कर्मचारी कितना समय लेंगे, 24 घंटे लेंगे। अगला क्वेश्चन है, tan थीटा का मान 5/12 है, तो sec का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दिया है tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है।
अब ये बोल रहा है कि sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sec थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ हमको वैल्यू दी है, लंब की वैल्यू दी है, आधार की वैल्यू दी है, कर्ण की वैल्यू नहीं दी है। तो कर्ण की वैल्यू निकालेंगे हम, किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लंब का वर्ग कहाँ, लंब का वर्ग करेंगे, लंब का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और 12, आधार का वर्ग हो जाएगा 144। 144 तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर जुड़ जाएगा, 25 140 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 169। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। कर्ण का मान कितना हो जाएगा हमारा? 13। तो यहाँ रख देंगे 13 बटे आधार का मान कितना दिया हमारा? 12। तो राइट आंसर कितना क्या हो जाएगा इसका? 12, 13:12। अगला क्वेश्चन दिया है, अरुण ने 12% प्रतिवर्ष की दर से अरुण ने 12% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज एक वित्तीय कंपनी से 10,000 रुपए का ऋण लिया। पूरा ऋण चुकाने के लिए 3 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? ये क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्ट रूप में क्या पूछ रहा है हमसे? मिश्र धन पूछ रहा है कि कितना हमको 3 वर्ष के अंत में उसको रुपए चुकाने होंगे। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 12×3 = 36% हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन 36% की फ्रैक्शन निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा? 36 के बटे में कर देंगे प्रतिशत का 100। 4×9 की 36 और 4×25 हम 100। अब ये बोल रहा है कि यहाँ दिया है मूलधन, तो 25 हमारा यूनिट में कितना आया? 25। और 25 बराबर कितना, प्रश्न में मूलधन कितना दिया है? 10,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 25×4 = 400। तो मूलधन कितना आएगा हमारा? एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 400। अब ये पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कितना होगा? 9 और 25 को जोड़ देंगे, मतलब मूलधन हमारा यूनिट में कितना है? 25 और ब्याज कितना है? 9। तो ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो 25 और 9 को जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारा? 34। तो 1 बराबर 400, तो 34 बराबर कितना हो जाएगा? 34 इंटू 1 बराबर 400, तो 34 बराबर कितना होगा? 34 इंटू 400। तो 34 को गुणा 400 कर देंगे, 4×4 = 16। 2 जीरो का 2 जीरो लग जाएगा, 4×3 = 12 और 1 13। 13,600 के आसपास कितना आएगा? इसका मिश्रधन आएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 14,000। इसमें ऑप्शन में कितना दिया है? उत्तर के निकटतम पूर्णांक लिखें। उत्तर का निकटतम पूर्णांक बोला है इसमें, इसलिए 13,600 किसके निकट होगा? 14,000 के। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 14,000। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुग्ध अम्ल के लिए एक प्राकृतिक स्रोत है? दुग्ध अम्ल बोला है, दुग्ध अम्ल के लिए प्राकृतिक स्रोत है। दुग्ध अम्ल मतलब लैक्टिक अम्ल बोला है। तो लैक्टिक अम्ल से क्या बनता है? दही से, दूध से दही बनना किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टार्टिक अम्ल, इमली में होता है। अगला क्वेश्चन है, आहार के स्वाद की संवेदना को किस ग्राही के द्वारा महसूस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसभेदी ग्राही। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु की ओर पराग नली की वृद्धि कौन सी उष्णकटिबंधीय गतिविधि का एक उदाहरण है? तो कौन सी गतिविधि का उदाहरण है? केमेटोपिज्म का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एल एल एम एन में जो एम पर समकोण और एल एम बराबर 7 सेंटीमीटर, एल एन एम का कोण जो है 45 डिग्री दिया है। तो एम एन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है एल एम समकोण त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज हो गया, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज हो गया। एम में जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज दिया है और एक कोण जो है 45 डिग्री का एंगल दिया है, 45 डिग्री का एंगल दिया है। अब बोल रहा है कि एल एम, इसको मान लो एल और इसको मान लो एन। एल और एम का मान दिया है कितना? 60 डिग्री। लंब दिया है हमको 7 सेंटीमीटर और कोण दिया है 45 और एम एन का मान होना, आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है। तो टेन थीटा टेन फोर्टी फाइव बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो टेन 45 का मान कितना होता है? 1
1045 का मान कितना होता है 1, बराबर कितना हो जाएगा, लम कितना दिया है अपना यहाँ 7 बटे आधार हमको निकालना है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, एम एन बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक राशि विशेष पर किसी योजना एक राशि विशेष पर किसी योजना विशेष में 3 साल के 2% प्रतिवर्ष की दर से आने वाला साधारण ब्याज उसी राशि को 4 साल के लिए एक अलग योजना में 3% प्रतिवर्ष पर निवेश करने पर आने वाला ब्याज से 180 रुपये कम है, तो ज्ञात करें कि कितनी राशि निवेश की गई। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मूलधन निकालना है। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं और सिंपल निकाल भी सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि किसी विशेष राशि पर, मतलब कोई राशि x मान लो, इसमें 3 साल का 2% प्रति वर्ष की दर से, तो एक वर्ष में 2%, तो 3 वर्ष में कितना प्रतिशत हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अगला बोल रहा है इसका जो ब्याज आएगा 4 वर्ष में, इसका राशि तो वही रहेगी, यही राशि, इसका 4 वर्ष का ब्याज और 3% प्रति वर्ष, मतलब 3% प्रति वर्ष, 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 तिरी 12, इसको यहाँ उठा देते हैं, 4 तिरी 12, 12%, 12% में जो ब्याज आएगा वो जो कितना कम होगा, 180। यहाँ ब्याज में अंतर कितना है, 180 का अंतर है, और परसेंटेज में कितना अंतर है, समय और दर में कितना अंतर है। पहला बोल रहा है 6% ब्याज और दूसरा बोल रहा है 12% ब्याज, तो यहाँ परसेंट और समय में अंतर कितना है, 6 का अंतर है, और ब्याज में कितने का अंतर है, 180 का अंतर है। तो 6 कम 6 और 6 तिरी 18, तो 1 बराबर कितना हो गया हमारा 30, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 3000, तो मूलधन कितना जाएगा हमारा 3000। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3000। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूक्ष्मजीव की कार्यवाही से तेजी से विगलित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव निम्नकरणीय पदार्थ। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्या होता है 1.63 अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन, अब टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं। नॉन टेक के कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन नॉन टेक के पूछा गया था, 80 क्वेश्चन जो टेक्निकल के थे। तो टेक्निकल का पहला क्वेश्चन था, सामान्य प्रयोजन के लिए खुरदरापन के मानों को 12 ग्रेडों में वर्गीकृत किया जाता है। सीमा क्या है इसके, N1 से N12 तक हम वर्गीकृत करते हैं, जिसमें N1 का मान होता है 0.025 mm, ये कितना होता है, N1 का मान होता है, और N12 का मान कितना होता है 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन N12 का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों के लिए जहां स्नेहक लुब्रिकेशन मुश्किल है, किस प्रकार की घर्षण बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग करते हैं, सेंटर्ड बेरिंग का उपयोग करते हैं। सेंटर्ड बेरिंग किससे बनी होती है, तांबा पीतल से, कांसा से बनी होती है सेंटर्ड बेरिंग। सेंटर्ड बेरिंग में अलग अलग प्रकार की होती है। नायलॉन जो होती है, नायलॉन का उपयोग वहां करते हैं जहां पर अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, वहां नायलॉन का उपयोग करते हैं हल्के काम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कपलिंग में प्रत्येक शाफ्ट पर एक योक होता है, किसमें होता है, यूनिवर्सल कपलिंग में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग। अगला है, स्लिप गेज की सटीकता की जांच के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के यंत्र का उपयोग करते हैं, इंटरफेरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग के अक्ष के समांतर लगाए जाने वाले लोड को कहा जाता है, क्या कहते हैं, अक्षीय लोड कहते हैं उसको, अक्षीय लोड कहते हैं। बेरिंग के अक्ष के समांतर लगाए जाने वाले लोड को क्या कहते हैं, अक्षीय लोड या थ्रस्ट लोड कहते हैं। और बेरिंग के बेरिंग होती है इस तरीके से, हमारी बेरिंग होती है, इसकी सेंटर लाइन होती है, इसके समांतर लगने वाले लोड को, पैरेलल लगने वाले लोड को क्या कहते हैं, हम रेडियल लोड कहते हैं, थ्रस्ट लोड, सॉरी अक्षीय लोड कहते हैं, थ्रस्ट लोड कहते हैं। और जब लोड जो है 90 डिग्री में लगता है उसको कहते हैं हम रेडियल लोड, अगला है, आमतौर पर मापन नोक और मापे जाने वाली कार्यवस्तु के बीच किस प्रकार की त्रुटि होती है, किसी ऑब्जेक्ट को हमको नापना है, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर किसी भी चीज से हम मापते हैं, उनकी सरफेस पर धूल मिट्टी
कि कण जम जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि माप लेने वाला सरफेस और जिसकी चेकिंग करना है वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? संपर्क त्रुटि कहते हैं, उसको कॉन्टैक्ट एरर कहते हैं। इसमें और अलग एरर भी होती है, धूल मिट्टी कंपन की वजह से जो एरर आती है उसको रैंडम एरर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रू ड्राइवर के स्लॉट कट वाला एक छोटा सिरा रहित स्क्रू होता है। सिरा रहित स्क्रू कौन सा होता है? ग्रब स्क्रू होता है। स्टड अलग होता है। स्टड में क्या होता है? स्टड में जो होता है इस तरीके का एक रॉड होती है जिसमें इसके दोनों सिरे पर क्या होती है? दोनों सिरे पर थ्रेड कटी होती है और बीच वाला भाग जो होता है प्लेन होता है, इसको बोलते हैं स्टड। सेट स्क्रू होता है। सेट स्क्रू का उपयोग कहाँ करते हैं? सेट स्क्रू का उपयोग करते हैं माइक्रोमीटर में, सॉरी माइक्रो वर्नियर हाइट गेज में सेट स्क्रू का उपयोग करते हैं। एक आवश्यक अगला क्वेश्चन है, एक आवश्यक कठोर तापमान तक हीटिंग के बाद स्टील को कठोर क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? कठोरण संरचना का निर्माण करने के लिए, हार्डनेस स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए इसको हीटिंग के बाद स्टील को ठंडा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब तामा धातु फोर्ज या रोल स्थिति में होती है तो तांबे की संरचना होती है। तांबे की संरचना कैसी होती है? तंतु में। तांबे की संरचना होती है तंतु में। और दानेदार किसकी होती है? दानेदार जिंक की जो होती है, जिंक की संरचना होती है दानेदार। और कास्ट आयरन की होती है क्रिस्टेलाइट। और रोट आयरन की होती है रेशेदार। और स्टील की जो होती है ग्रिनुलर होती है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की मोटरों को उठाने और नीचे करने के लिए किस प्रकार के बोल्ट का उपयोग करते हैं? तो किस प्रकार के बोल्ट का उपयोग करते हैं? उठाने और नीचे करने के लिए किस प्रकार के बोल्ट का उपयोग करते हैं? आई बोल्ट का उपयोग करते हैं। आई बोल्ट कैसा होता है? इस तरीके की एक रॉड होती है और एक सॉफ्ट ऐसी निकली होती है और इसमें थ्रेड होती है। इसको फंसा के यहाँ से हम उठा सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जा सकते हैं। जिसका उपयोग कहाँ में करते हैं? आई बोल्ट का उपयोग करते हैं बिजली की मोटर को उठाने और नीचे करने के लिए। अगला है, ड्रिलिंग प्रचलन के बाद एक क्षेत्र में झुकाव का क्या कारण हो सकता है? ड्रिलिंग प्रचलन के बाद ड्रिलिंग की प्रक्रिया हम कर रहे हैं और उसमें जो होता है नीचे वाली जो सरफेस होती है उसके झुकाव का, इंक्लेशन का क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण हो सकता है? कार्यवस्तु का सेटिंग झुका हुआ होना। कार्यवस्तु का सेटिंग का झुका हुआ होना। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण कठोरण में उच्च आवृत्ति विद्युत धारा के लिए कठोरण की इकाई होती है। कठोरण की इकाई कितनी होती है? 0.75 से 1 mm तक जिसमें कार्बन होगी उसमें उतनी कठोरण की क्षमता होती है, गहराई। इतनी गहराई तक हम इंडक्शन हार्डनिंग कर सकते हैं। प्रेरण हार्ड कठोरण मतलब इंडक्शन हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन होता है, एपॉक्सी किस प्रकार का पदार्थ है? एपॉक्सी जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। एपॉक्सी हो गया, एपॉक्सी हो गया पॉली एमिनोस हो गया, इपॉक्सी एमिनोस और पॉलीविनाइल पॉलीएस्टरीन। पॉलीएस्टरीन जो हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। थर्मोप्लास्टिक सेटिंग क्या होता है? यदि किसी प्लास्टिक को ताप दें तो वो अपने गर्म तो हो जाता है लेकिन ताप और अधिक ताप बढ़ाने पर वो है अपने स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। थर्मो पॉलीमर जो होता है वो, ये तो हो गया थर्मोसेटिंग। और एक दो प्रकार की प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग होती है और थर्मोप्लास्टिक होती है। तो थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आती है पॉलीमर आता है, पॉलीथीन आता है, ये जो होती है थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आती है। और इपॉक्सी जो होता है थर्मोसेटिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, बड़े व्यास की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बड़े व्यास की जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? टेलीस्कोपिंग गेज का उपयोग करते हैं। टेलीस्कोपिंग गेज का उपयोग कितने एमएम से कितने एमएम तक सुराग चेक कर सकते हैं? 12.7 से 152.4 एमएम तक हम सुराग चेक कर सकते हैं टेलीस्कोपिंग गेज से। इससे छोटा जांच चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्मॉल गेज का उपयोग करते हैं। इसको होल गेज भी कहते हैं या हेमी स्पेरिकल गेज भी कहते हैं। उसके द्वारा 3.2 से 12.7 एमएम तक रेंज तक चेक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीस्कोपिंग गेज। अगला क्वेश्चन है, H7 और G6 किस प्रकार की फिट को इंगित करता है? H7 और G6 किस प्रकार की फिट को इंगित करता है? क्लीयरेंस फिट को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊष्मा शोधन प्रक्रिया में कौन सी
घटक पर एक पैमाना मुक्त सतह प्रदान करता है। ये बोल रहा है ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में कौन सा घटक स्केल फ्री सरफेस प्रदान करता है। स्केल फ्री सरफेस प्रदान करता है मतलब यदि हम इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं तो उसमें पपड़ी नहीं बनती है। किसमें नहीं बनती है? प्रेरण हार्डनिंग में। इसको प्रेरण हार्डनिंग को क्या कहते हैं? इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग कितने एमएम तक कर सकते हैं? 0.7 से 1 एमएम गहराई तक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइप के समापन सिरे में कौन सी फिटिंग का उपयोग करते हैं? पाइप के समापन सिरे में कौन सी फिटिंग का उपयोग करते हैं? कैप का। पाइप के अंत में किसका उपयोग करते हैं? कैप का उपयोग करते हैं। कैप में क्या होता है? कैप में जो होता है अंदरूनी चूड़ी कटी होती है और प्लग में जो होता है बाहरी चूड़ी कटी होती है। अगला क्वेश्चन है सुतली या मृदु तार के साथ रस्से के सिरे को बांधने की प्रक्रिया को कहते हैं। सुतली या मृदु तार के साथ रस्से के सिरे को बांधने की प्रक्रिया को कहते हैं बीपिंग। मतलब इस तरीके से एक रस्सा होता है और यहाँ से खुला होता है, ये खुला होता है, इसको बांधने की प्रक्रिया को तार या इसी मृदु लोहे मृदु तार से बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीपिंग कहते हैं। लूप क्या होता है? लूप इस तरीके को कहते हैं, इसको लूप कहते हैं। आमतौर पर अगला क्वेश्चन है आमतौर पर पुली की बाहरी सतह थोड़े उत्तलता के साथ परिष्कृत की जाती है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? जिसे पुली का क्राउनिंग कहते हैं। उत्तलता करना पुली की क्राउनिंग कहते हैं। क्राउनिंग क्यों की जाती है? ताकि बेल्ट व्हील के सेंटर में बनी रहे। अगला क्वेश्चन है स्लिप गेज की कठोरता को स्लिप गेज की कठोरता को खालिस्तान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 63 एचआरसी। 63 से अधिक या 63 एचआरसी कितनी स्लिप गेज की हार्डनेस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरोमीटर माप के लिए स्टील सतह के लिए उपयोग की जाने वाली ऑप्टिकल परिघटना क्या है? किस सिद्धांत पर काम करती है ऑप्टिकल परिघटना? प्रकाश किरणों का परावर्तन के आधार पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है आकार की सीमा से इसके तद अनुरूप मूल आकार के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। विचलन जो होता है क्वेश्चन मूल आकार की सीमा, आकार की सीमा मतलब कोई भी जॉब दिया है उसकी सीमा और मूल आकार होता है ये होगा बेसिक साइज, ये जीरो जीरो रेखा हो गई। अब ये बेसिक साइज हो गया, बेसिक साइज हो गया। बेसिक साइज और इस जॉब को हमने बनाने के बाद क्या हुआ? इसका 10 mm इसका साइज है। टॉलरेंस कितना है इसकी? मान लो टॉलरेंस 2 mm माइनस प्लस 2 mm है। माइनस प्लस इसकी टॉलरेंस क्या है? 2 mm है। तो बनना कितना चाहिए? या तो ये 12 mm बनना चाहिए या फिर 8 mm बनना चाहिए। ठीक है। मूल आकार कितना है अपना? 10 mm। और हमने जॉब बनाने के बाद कितने mm लिख के आ गया इसको? 11 mm बना लिए हमने। तो इसका विचलन कितना हो जाएगा? 1 mm का इसका विचलन हो जाएगा। तो यही पूछा है कि मूल आकार और आकार की सीमा इसके तदनुरूप मूल आकार के बीच का अंतर क्या होता है? विचलन कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है यदि मेसिंग गियर के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी 150 mm है, केंद्र से केंद्र की दूरी कितनी है? 150 mm है और वेग अनुपात 2:1 है, तो पिनियन और गियर के पिच व्यास क्या होगा? मतलब बड़ा व्यास और छोटा व्यास क्या होगा? तो क्या होगा? 3:5। 2:1 दिया है तो 2:1। टोटल कितना दिया है हमको? यहाँ पर 150 दिया है और यहाँ अनुपात में कितना है? 2:1। तो 3 बराबर कितना हो गया? 3 बराबर हमारा हो गया यहाँ 150। तो 1 बराबर कितना होगा? 3 एकम 3 3 5 15। तो 1 बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ? 50। और 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा हमारा 100। तो गियर कितना हो जाएगा? गियर हो जाएगा हमारा 100 mm की पिच और पिनियन हो जाएगी हमारी 50 mm की पिच। या फिर ऑप्शन से करेंगे हम तो 2:1। ऑप्शन में जो दिया है हमको 100 और 200 दिया है, इनको काटने पर हमें 2:1 आना चाहिए। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1:2। दूसरा ऑप्शन को काटेंगे तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 कम 2 2 दूनी 4 1:2 आएगा, ये भी हमारा नहीं आ रहा। तीसरे ऑप्शन को काटेंगे तो 50 1 कम 50 और 50 दूनी 100। तो इसमें आ रहा है हमारा 2:1। तो 50 को हम मान लेंगे पिनियन और 100 को मान लेंगे हम गियर। अगला अगला प्रश्न है ड्रिलिंग प्रचलन के लिए शीतलक के रूप में सामान्य नल के पानी का उपयोग न करने का क्या कारण होता है? तो रस्ट के कारण हम नहीं करते हैं। यदि सामान्य पानी का उपयोग करेंगे तो जॉब पार्ट्स में क्या होता है? मशीन के पार्ट्स और जॉब में रस्ट लग जाएगा। मतलब संचालन का उच्च जोखिम होता है। संचालन का क्या होता है? उच्च जोखिम होता है। जंग लगने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है।
अगला क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या करते हैं, साधारण नल के पानी का उपयोग नहीं करते। नल के पानी में क्या होता है, सोलुबल ऑयल को मिलाकर करते हैं, सोलुबल ऑयल का उपयोग करते हैं। सोलुबल ऑयल जो होता है 1:20 में होता है। फेसिंग ऑपरेशन के दौरान यदि उपकरण सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं है तो किस प्रकार का दोष होगा। किस प्रकार का दोष होगा, केंद्र पर एक पाइप रह जाएगा, पीप रह जाएगा। पाइप दिया है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीप रह जाएगा। क्या होगा, पीप रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉल बेरिंग में संयोजन के समय शाफ्ट के साथ बेरिंग के आंतरिक रेस में किस प्रकार के फिट का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार के फिट का उपयोग करते हैं, इंटरफेरेंस फिट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गियर में दांतों की संख्या से विभाजित पिच व्यास को कहा जाता है मॉड्यूल। इसका फॉर्मूला होता है दांतों की संख्या से विभाजित गियर होता है। गियर का ये इस प्रकार से गियर होते हैं, इस प्रकार से गियर होता है। तो गियर की ये जो होता है पिच व्यास, यदि हम पिच व्यास को गियर के दांतों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, मॉड्यूल, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में उच्च करंट प्रयुक्त करने पर कौन सी त्रुटि होती है। आर्क वेल्डिंग में यदि उच्च करंट उपयोग करेंगे तो क्या होगा, अंडरकट हो जाएगा। वहां पर धातु जो है तेजी से गलना प्रारंभ हो जाएगी। फिलर ये जो स्लॉट रहेगा हमारा, जो बेबल किया हुआ स्लॉट रहेगा, उसमें फिलर रॉड भरने के अपेक्षा क्या होगा, धातु को गलाना प्रारंभ कर देगी, जिससे क्या होगा, अंडरकट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गियर में किसमें अक्षीय प्रेरणा थ्रस्ट को कम से कम किया जाता है। किसमें किया जाता है, हेरिंग बोन गियर में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु की तनन शक्ति उसकी तनन लोड के अधीन फ्रैक्चर का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। यह खालिस्तान के रूप में व्यक्त की जाती है। किसके रूप में व्यक्त की जाती है, किलोग्राम mm² के रूप में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाइप सामग्री का उपयोग किया जाता है। कौन सी पाइप का उपयोग करते हैं, टाइटेनियम का उपयोग करते हैं। टाइटेनियम का उपयोग क्यों करते हैं, किसमें, क्योंकि इसमें क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, किस प्रकार के शामक का धुआं खतरनाक होता है। किस प्रकार का होता है, हेलोजन का धुआं जो होता है खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है, हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया जाता है, या ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन का उपयोग करते हैं। हेलोजन का उपयोग करते हैं डी प्रकार की आग को बुझाने के लिए। फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कहाँ करते हैं हम, बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए। जल का उपयोग करते हैं ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए। और सूखा मतलब ड्राई पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं हम, ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं सी आग को बुझाने के लिए। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए। ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान ड्रिलिंग प्रवेश के बहुत धीमा होने और असामान्य या अनियमित ध्वनि निकालने का कारण क्या होता है। क्या कारण होता है, कटाव किनारों का कुंद हो जाना, कटिंग एज का जो होता है ब्लंट हो जाना, इसका कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से किसका कारण कोई धातु कीलन लगे जोड़ों में संलिप या क्रेस हो जाती है। क्रेस का कारण क्या हो जाता है, कीलन का व्यास बहुत बड़ा होना। इसमें रिपीटिंग करते समय 4 दोष आते हैं। पहला दोष आता है शेयरिंग दोष होता है। शेयरिंग दोष क्यों आता है, रिपीट व्यास का कम होना। रिपीट व्यास का कम होगा तो एक प्लेट जो होगी इधर को भागेगी, दूसरी प्लेट होगी इधर को भागेगी। तो शेयरिंग जो होता है, रिपीट व्यास का कम होना। रिपीट व्यास कम होगा तो कौन सा दोष आएगा, शेयरिंग दोष आएगा। शेयरिंग के बाद आता है क्रेसिंग। क्रेसिंग क्यों आता है, रिपीट व्यास का अधिक होना। रिपीट व्यास यदि अधिक होगा तो क्रेसिंग का दोष आएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्यीय संयोजन कौन सी सर्कलिप गहरे खांचे में स्थित है और शाफ्ट के छोटे व्यास पर एक बड़ा शोल्डर प्रदान करती है। किस प्रकार की उच्च प्रबलता प्रकार की जो सर्कलिप होती है उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण को टेपर टर्निंग के दौरान फार्म टूल विधि द्वारा लॉक किया जाता है। तो फार्म टूल विधि द्वारा जब हमको टेपर टर्निंग करनी होती है तो किसको लॉक कर देते हैं हम, कैरिज को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन चांदी का उपयोग खालिस्तान के निर्माण में किया जाता है। जर्मन चांदी का उपयोग कहाँ करते हैं, सिक्के के निर्माण में हम जर्मन चांदी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बेरिंग सामग्री जो वास्तविक रूप में इस्तेमाल में है स्वयं स्नेह प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की होती है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटर्ड बेरिंग। सेंटर्ड मिस अलॉय का उपयोग करते हैं, सेंटर्ड अलॉय का उपयोग करते हैं सेल लुब्रिकेशन बेरिंग के लिए। टेपिंग टूल द्वारा एक छेद को थ्रेड करने के बाद यह पाया गया है कि थ्रेड की शिखा
पूरी तरह से नहीं बनी थी, यह दोष खालिस्तान के कारण होता है। ये बोला है टेपिंग टूल द्वारा एक छेद को थ्रेड करने के बाद, बोल रहा है ये इस प्रकार का एक छेद है, इसको थ्रेड करने के बाद यह पाया गया कि थ्रेड की शिखा पूरी तरह से नहीं बनी थी, यह दोष खालिस्तान के कारण होता है। मतलब कि अब टेप करना है, जैसे कि हमको M10 का टेप करना है, तो M10 के लिए इसमें क्या होगा कि ड्रिल साइज होगा, कितने mm का ड्रिल करना है, तो लगभग इसमें आता है 8.75 mm का हमको ड्रिल करना होगा। यदि हम ड्रिल 9 mm का कर देते हैं या 9.5 mm का कर देते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो क्रेस्ट होगा वो जो है सही नहीं बन पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि छेद आकार नल ड्रिल आकार से थोड़ा अधिक है। जो छेद आकार जो है, जिसमें जो जॉब का आकार, छेद का आकार है, वो जो ड्रिल करना है उसके आकार से थोड़ा बड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक व्यास की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोकेटर का उपयोग करते हैं? पिन टाइप लोकेटर का उपयोग करते हैं। आंतरिक व्यास की लोकेटिंग के लिए पिन टाइप लोकेटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्निंग द्वारा बेहतर फिनिशिंग पाने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त है? बेहतर फिनिश पाना है तो क्या करेंगे हम? गति बढ़ा, स्पीड, जॉब की जो होगी स्पीड बढ़ा देंगे, फीट को कम कर देंगे। गति बढ़ाएं और फीट को कम कर दें। अगला क्वेश्चन है, शान चढ़ाना मतलब होनिंग प्रक्रिया के दौरान अधिकांश ऑपरेटर पावर स्ट्रोक की बजाय मैनुअल स्ट्रोक को पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? संचालन में लचीलापन प्रदान करने के लिए। पावर स्ट्रोक की बजाय मैनुअल स्ट्रोक को पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल जिग में प्रयुक्त कौन सा बुश विभिन्न व्यास वाले कटाव उपकरण को अनुमत करते हैं? कौन सा बुश उपयोग करते हैं? स्लिप रिन्यूएबल बुश का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यास को टर्न करना होता है तब स्लिप रिन्यूएबल बुश का उपयोग करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि स्लिप रिन्यूएबल बुश का उपयोग किसको गाइड करने, मतलब स्लीप रिन्यूएबल बुश को गाइड कौन सा करता है? तो लाइनर बुश जो होता है स्लीप रिन्यूएबल बुश को गाइड करता है, और स्लीप रिन्यूएबल बुश जो होता है वो ड्रिल को गाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर में 0.04 mm की पॉजिटिव एरर है। जब माइक्रोमीटर का माप 40.04 mm है तो सही रीडिंग क्या होगी? इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एरर में जो होता है, पॉजिटिव एरर में माइक्रोमीटर में जो माप आती है उसमें पॉजिटिव जो भी एरर होती है उतनी एरर को घटा देते हैं। तो 45.04 में 0.04 को घटा देंगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 45 mm। अगला क्वेश्चन है, रैक की दांता मोटाई को खालिस्तान द्वारा चेक किया जाता है। तो रैक की मोटाई चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। और फ्लैंज इसमें कंफ्यूजन में होता है, वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं, यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर होता है, इसका उपयोग बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास चेक करने के लिए, गहराई को चेक करने के लिए करते हैं। और फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं कॉर्डर थिकनेस, गियर के दांतों का अटेंडम और कॉर्डर थिकनेस चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और गियर के दांतों की थिकनेस चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंजन पिंस की मोटाई और गियर के दांतों की मोटाई गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के किनारे से किसी भी कीलक के केंद्र तक की दूरी कितनी होती है? धातु के किनारे से इस तरीके से हमारी प्लेट होती है, ये मान लो एक प्लेट हो गई हमारी, ये प्लेट हो गई। अब यहाँ पर हमको ड्रिल करना है, रिपीट करना है, एक रिपीट यहाँ करना है। तो ये बोल रहा है कीलक के व्यास का कितना गुना होना चाहिए? धातु के किनारे से किसी भी कीलक के केंद्र तक न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ इस कीलक की सेंटर दूरी कितनी होनी चाहिए? 1.5 mm होनी चाहिए, 1.5 mm चाहिए, या फिर 2D भी रख सकते हैं अपन, 2D भी रख सकते हैं, व्यास के रिपीट व्यास का 2D या 1.5D। अगला क्वेश्चन है, एक थ्रेड प्लग गेज का उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए करते हैं। थ्रेड प्लग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? थ्रेड के रूप और आयामी सटीकता चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। प्लग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? अंदरूनी चूड़ी चेक करने के लिए प्लग गेज का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, थ्रेड के रूप और आयामी सटीकता जांच करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा गेज को आमतौर पर खालिस्तान से परिष्कृत किया जाता है। सीमा गेज को खालिस्तान से परिष्कृत किया जाता है, कितना परिष्कृत होता है? 1.1/10 टॉलरेंस
से इसको परिष्कृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, उसको न्यून कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक आसंजक खालिस्तान तरल, पेस्ट और ठोस के रूप में होता है। सिंथेटिक आसंजक खालिस्तान तरल और पेस्ट के रूप में होता है। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक रबर आसंजस आसंजक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन स्पिंडल के आंतरिक टेपर के रनआउट की जांच के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? रनआउट को चेक करना है। एक मशीन स्पिंडल के टेपर रनआउट की जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेस्ट मेंडल और डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्रतिबल नट और बोल्ट को आमतौर पर खालिस्तान किया जाता है, टेपर किया जाता है। टेपर क्या किया जाता है? टेम्पर किया जाता है, हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। अगला है स्टील, हल्के स्टील का घनत्व होता है, हल्के स्टील का घनत्व कितना होता है? 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 50 से 75 भारी माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि की जांच खालिस्तान की मदद से करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? टेस्ट पीस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक बंधित ग्राइंडिंग व्हील खालिस्तान सहन कर सकता है। क्या सहन कर सकता है? स्थूल उपयोग कर सकता है, मतलब फाइन उपयोग यूज कर सकते हैं इसका उपयोग। अगला अगला क्वेश्चन है, गैर लोह धातु की होनी के लिए निम्नलिखित अपघर्षक सामग्री में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। अच्छा, कास्ट आयरन के लिए किसका उपयोग करते हैं? कास्ट आयरन के लिए भी सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। हार्ड स्टील के लिए होनिंग के लिए होगा। और इस जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? लेपिंग में यदि पूछे तो नॉन फेरस मेटल की लेपिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नॉन फेरस मेटल की लेपिंग करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और हार्ड स्टील के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। यही उल्टा होता है होनिंग में। क्या होता है? होनिंग में यदि हार्ड स्टील की होनिंग करना है तो हार्ड स्टील की होनिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और नॉन फेरस मेटल और नर्म धातु के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। और बोरॉन और डाई और डाई और गेजों की ग्राइंडिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बोरॉन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और सिरामिक्स या टंगस्टन का ग्राइंडिंग करना है तो किसका उपयोग करेंगे? डायमंड का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कई कार्यवस्तुओं पर त्वरित अंकन के लिए उपयुक्त उपकरण को खालिस्तान कहते हैं। त्वरित अंकन के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान से बनाए गए उपकरण पर ऋणात्मक रैक कोण आमतौर पर उपलब्ध कराया जाता है। किसमें कराया जाता है? टंगस्टन कार्बाइड का जो टूल होता है उसमें नेगेटिव रैक एंगल होता है। क्यों होता है नेगेटिव एंगल? क्योंकि इसका उपयोग करते हैं हार्ड धातु को टर्निंग करने के लिए टंगस्टन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। अगला होता है लेपिंग गेज। लेपिंग गेज के लिए कौन से अपघर्षक का उपयोग करते हैं? लेपिंग गेज के लिए किसका उपयोग करते हैं? अभी बताया मैंने, बोरन कार्बाइड का उपयोग करते हैं लेपिंग के लिए। स्पिरिट स्तर की सुग्राहिता खालिस्तान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? बॉल्ब ट्यूब की वक्रता की त्रिज्या पर निर्भर करती है। बॉल ट्यूब की वक्रता की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, अर्धतल स्नेहक का सबसे अच्छा उदाहरण है। अर्ध सेमी सॉलिड स्नेहक का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है? ग्रीस होता है। ग्रीस जो होता है अर्ध ठोस होता है। और ठोस अवस्था में कौन सा मिलता है? ग्रेफाइट मिलता है। और भी अलग अलग होते हैं, जैसे इसकी शॉर्टकट होती है। टेल्क ने टेल्क ने माइका समझा है, फ्रेंच को बेस्क का। मतलब टेल्क टेल्क से होता है, टेल्क जो होता है टेल्क, फ्रेंच से हो गया फ्रेंच चौक। फ्रेंच चौक का उपयोग टेल्क ने फ्रेंच को माइका समझा है, बेस्क का। तो टेल्क से उनका टेल्क बन गया, फ्रेंच से उनका फ्रेंच चौक बन गया। टेल्क ने फ्रेंच को माइका समझा, माया से माइका बन गया, माइका समझा है बैक्स का, बैक्स। ये सभी क्या होते हैं? ठोस लुब्रिकेंट होते हैं। और ग्रेफाइट तो है ही ठोस लुब्रिकेंट। और ग्रीस जो होता है सेमी सॉलिड होता है। अगला ऑप्शन होता है, उत्पादन की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है जब यह उपयोग के लिए उपयुक्त होती है। उत्पादन, किसी भी चीज को उत्पादन करते हैं, इसकी गुणवत्ता कब निर्धारित करते हैं? जब उपयोग के लिए फिट बैठे और उपभोक्ता के लिए उपयोगी हो, इसकी गुणवत्ता होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर की कम से कम संख्या क्या है? अगर 19 मेन स्केल विभाजन को 20 वर्नियर स्केल विभाजित किया जाता है, जहां एक मुख्य पैमाना विभाजन 1 mm के बराबर होता है। इसका क्या हो जाएगा? एक मेन स्केल डिवीजन बराबर एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा? 19/20।
19/20। और लीस्ट काउंट कितना होता है, एक मैन स्केल डिवीजन, एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मैन स्केल डिवीजन कितना होगा, 1 mm माइनस 19/20। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लेंगे तो एक हो जाएगा 20। 20 का भाग 20 में देंगे कितने बार जाएगा, 20। 20 का गुणा एक में करेंगे तो 20 माइनस 19 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 में से 19 का 1/20। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.05 mm इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। अगला है, रस्सी के एक भाग को रस्सी के दूसरे भाग से बांधने को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। रस्सी के एक भाग को दूसरे भाग से बांधने को क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं, गांठ कहते हैं इसको। अगला है, निम्न थ्रेड रूप में से किसका एक थ्रेडेड संयोजन में उपयोग किया जाता है जहां स्लाइडिंग बल केवल एक दिशा में होता है। जहां एक दिशा में होता है वहां पर कौन सी थ्रेड का उपयोग करते हैं, आरी धाता थ्रेड। किस थ्रेड का उपयोग करते हैं, आरी धाता थ्रेड या सा टू थ्रेड का उपयोग करते हैं। नक्कल थ्रेड का उपयोग कहाँ करते हैं, नक्कल थ्रेड का उपयोग करते हैं रेलवे लाइन में। स्क्वायर थ्रेड का उपयोग करते हैं स्क्रू जैग में। और माइक्रोमीटर के स्पेंडल में कौन सी थ्रेड का उपयोग करते हैं, भी थ्रेड का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता नियंत्रण का पहला चरण है खालिस्तान से राय के आधार पर उत्पादन विनिर्देश बनाना है। किसके राय से, उपभोक्ता के लिए। जो भी गुणवत्ता नियंत्रण का पहला चरण क्या होता है, उपभोक्ता की राय क्या है, उपभोक्ता के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगला है, एक घटक की ड्राइंग पर एक आयाम को 25 माइनस प्लस 0.02 mm के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। इसमें क्या सहजता शामिल है, इसमें टॉलरेंस कितनी होगी, सहजता शामिल है मतलब क्या बोल रहा है कि टॉलरेंस कितनी होगी। तो टॉलरेंस कितना, माइनस प्लस कितना थी इसमें, माइनस या प्लस 0.02 mm है। तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस प्लस को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.04 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थ्रेडेड के बाद पाइप से बार उभरा किनारा को हटाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं, पाइप रिमर का उपयोग करते हैं। बर हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पाइप रिमर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदु पदार्थ के लिए ड्रिलिंग की पहचान कैसे की जाती है, उच्च हेलिक्स एंगल। मृदु पदार्थ की ड्रिलिंग के लिए पहचान कैसे करेंगे, उच्च हेलिक्स एंगल। जिस भी ड्रिल का उपयोग यदि उच्च हेलिक्स एंगल होगा तो उसका उपयोग कहाँ करेंगे, मृदु सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसका उपयोग करते हैं, अधिक हेलिक्स एंगल वाले ड्रिल का उपयोग। अगला है, लेप में घर्षक को अंतः स्थापन एम्बेडिंग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। जो एम्बेडिंग करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतली सीटों को ड्रिल करने के लिए किस जिग का उपयोग करते हैं। पतली सीटों में ड्रिल करने के लिए किस जिग का उपयोग करते हैं, सैंडविच जिग का उपयोग करते हैं। पोस्ट जिग का उपयोग कहाँ करते हैं, बोर्ड से लोकेशन के लिए पोस्ट जिग का उपयोग करते हैं। और छोटे सॉलिड जॉब के लिए किसका उपयोग करते हैं, सॉलिड जिग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है। तो हाई स्पीड स्टील को टेम्पर कितने डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं, 550 से 600 डिग्री टेम्परेचर पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है। अगला है, स्नैगिंग खालिस्तान धातु को निकालने के लिए करते हैं। स्नैगिंग खालिस्तान द्वारा धातु को निकालने के लिए एक प्रक्रिया है। स्नैगिंग कौन सी प्रक्रिया है, प्रेषण। प्रेषण मतलब ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के द्वारा धातु को हटाने की क्रिया को कहते हैं स्नैगिंग। इसमें दिया है, घिसने की प्रक्रिया, छेनी से काटना, धातु काटने की आरी। और चौथा ऑप्शन दिया है प्रेषण। प्रेषण मतलब ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग से धातु को हटाना स्नैगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, छेद के आकार का बोल्ट के आकार से थोड़ा बड़ा होने का क्या कारण होता है। ये बोला, छेद के आकार का बोल्ट के आकार से थोड़ा बड़ा होने का क्या कारण होता है, मामूली असंरेखण के लिए संयोजित करने के लिए, मामूली सी अलाइनमेंट को एडजस्ट करने के लिए किसका थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। बोल्ट का साइज जो है, बोल्ट क्षेत्र का आकार जो है बोल्ट के आकार से थोड़ा बड़ा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जटिल प्रणाली के लिए प्रणाली सुरक्षा प्रोग्राम में अक्सर उपयोग की जाने वाली विधि यह है, क्या विधि है, फॉल्ट ट्री विश्लेषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्ट ट्री विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्न विनिर्देशों में से किसके आधार पर एक हथौड़ा वर्गीकृत किया जाता है। हथौड़ा वर्गीकृत किसके आधार पर किया जाता है, हथौड़े के वजन के आधार पर किया जाता है। और किसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है, वजन और पेन के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु जंग रोधी शोधन है। गैर धातु मतलब इसमें धातु की परत नहीं चढ़ाई जाती, कौन सा है, एनामेलिंग। एनामेलिंग में क्या होता है, एक
पेन की लेप चढ़ा देते हैं, इसमें गैर जंगरोधी धातु होती है, गैर धातु जंगरोधी शोधन होता है। क्लेटिंग में जो होता है, क्लेटिंग में हम स्टील की पतली शीट को रोल करते हैं। कैलोराइजिंग मतलब एलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं कैलोराइजिंग में। सेरेटाइजिंग में किसका उपयोग करते हैं, जिंक का उपयोग करते हैं सेरेटाइजिंग में। अगला होता है कांस्य वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की ऑक्सी एसिटिलीन लौ का उपयोग करते हैं, किस टाइप का उपयोग करते हैं, ऑक्सीकरण वाली एसिटिलीन लौ का उपयोग करते हैं कांस्य वेल्डिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है काउंटर सिंक ड्रिल का कौन सा कोण थ्रेड के किए जाने वाले छेदों के सिरों को तिरछा चैम्फर करने के लिए चुना जाता है, किसका उपयोग करते हैं, काउंटर सिंकिंग के लिए 120 डिग्री का उपयोग करते हैं। सेल टेपिंग काउंटर सिंक रिपीट के लिए कितने डिग्री होता है, 75 डिग्री होता है। सेल टेपिंग के लिए कितना होता है, 80 डिग्री होता है। बर हटाने के लिए कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और काउंटर सिंकिंग के लिए कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है 200 लंबे साइन बार का उपयोग करते हुए 50 डिग्री के कोण के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी होती है। तो स्लिप क्या होता है, स्लिप गेज इस तरीके से रखे जाते हैं। स्लिप गेज क्या होता है, इस सीधे ऐसे रखे जाते हैं और साइन बार इस तरीके से टेपर होता है, इस तरीके से टेपर होता है साइन बार। तो ये बोल रहा है साइन 200 लंबे साइन बार की लंबाई कितनी हो गई, साइन बार की लंबाई हो गई 200 25 डिग्री के कोण के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 25 डिग्री क्या हो गया, इसका कोण हो गया, 25 डिग्री कोण हो गया। अब क्या बोल रहा है ये कि साइन बार का उपयोग करते हैं स्लिप गेज की ऊंचाई, स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें भी त्रिकोणमिति, इसमें भी क्या निकालना है हमको, कर्ण दिया है और आधार हमको निकालना है, लंब सॉरी कर्ण दिया है, आधार हमको लंब हमको निकालना है। तो साइन इसका इसमें लग जाएगा साइन 25 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमको यहाँ पर निकालना है और कर्ण कितना दिया है हमको, 200 दिया है। तो 25 डिग्री का मान दिया है, तो 25 डिग्री का 25 इसमें जो है 25 डिग्री का मान है 0.4226 इंटू इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 200 का गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो ये हो गया पॉइंट पॉइंट आएगा, 2 को गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। तो 84.52 इसका राइट आंसर हो जाएगा।